मैं सुरेश गुजर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुरेश गुजर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कॉमन एरर के बारे में जानेंगे। ये बैंकिंग के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है BSRB चंडीगढ़ बैंक एग्जाम, बैंक क्लर्क एग्जाम। तो क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, और हम इनको अच्छे से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी कमिंग टू बॉम्बे यू विल ब्रिंग माई बुक। तो दोस्तों, आपको देखना है कि इसके कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट कि नेक्स्ट टाइम, अगले समय, व्हेन यू विल बी कमिंग टू मुंबई, जब आप मुंबई आ रहे होंगे, यू विल ब्रिंग माई बुक, आप मेरी किताब लाओगे। तो इसमें से कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें कौन से पार्ट में एरर है आपको दिखाई दिया? तो मैं बताता हूँ दोस्तों, इसमें एरर कहाँ पे है। ये जो विल बी कमिंग है ना, विल बी कमिंग टू बॉम्बे, यहाँ पे एरर है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि जो वैन होता है ना, वैन, तो आपको पता है कि ये जो वैन से स्टार्ट हो रहा है वो एक क्लोज है। क्योंकि आई बिलीव दैट, तो इसके आगे का जो सेंटेंस है यहाँ से लेके ये क्लोज है। तो जब भी कोई सेंटेंस वैन से स्टार्ट होता है, तो अगर उसमें कोई जो एक्शन है, अगर वो फ्यूचर टेंस में भी है, तो भी वैन के बाद में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे वैन के बाद में, अनटिल के बाद में, अनलेस के बाद में, बिफोर के बाद में, बिफोर के बाद में, आफ्टर के बाद में, एज सुन एज के बाद में जो क्लोज आता है उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है। तो यहाँ पे क्या सही होगा? यहाँ पे वैन यू विल बी कमिंग की जगह क्या होगा? वैन यू कम टू बॉम्बे। तो दोस्तों, विल बी कमिंग की जगह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट यस्टरडे। तो इसमें कहा जा रहा है कि लास्ट वीक मैंने उसे कहा था टू कम, आने के लिए, इन टाइम, समय पर, बट, लेकिन, ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे, वह अभी तक भी लेट आता है। तो दोस्तों, किसी की बात हो रही है। कोई कह रहा है कि मैंने उसको पिछले सप्ताह है वो टाइम पे आने के लिए कहा था, लेकिन वो अभी तक भी लेट आ रहा है। तो इसमें आपको एरर दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया दोस्तों? तो चलो मैं बताता हूँ कि इस पार्ट में कहाँ पे एरर है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इन द लास्ट वीक, तो दोस्तों लास्ट के वीक में अगर वीक आ जाए, लास्ट के बाद में अगर वीक आए, मंथ आए या फिर ईयर आए, तो उसके पहले द का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो द है ना, इसका यूज़ नहीं होगा, इस द का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट उसके बाद में वीक आया है तो द का यूज़ है ना वो गलत है। तो यहाँ पे इसका सही क्या होगा? इन लास्ट वीक, सिर्फ इतना ही आएगा, ये द नहीं आएगा, द नहीं आएगा दोस्तों, द है वो नहीं आएगा। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा इन लास्ट वीक। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सिंस आई मेट दिनेश लास्ट सैटरडे ही हैज़ बीन कॉन्टेक्टिंग मी एवरी डे ऑन फोन। तो दोस्तों, सिंस का मतलब होता है कि जब से। तो जब से मैं दिनेश से मिला, लास्ट सैटरडे, यानी जब लास्ट सैटरडे से मैं दिनेश से मिला, तो ही हैज़ बीन कॉन्टेक्टिंग मी, वह मुझे फ़ोन करता आ रहा है एवरी डे ऑन फोन, तब से मुझे फ़ोन पे लगातार बात कर रहा है। तो इसमें आपको कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो दोस्तों, आपको एक चीज़ इसमें दिखाई दे रही होगी कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, सॉरी, मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैट, मीट दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, सिंस आई मीट का मतलब तो दोस्तों मैं मिलता हूँ, तो ये तो प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि वो कह रहा है कि पिछले सप्ताह जब मैं दिनेश से मिला, तो मीट की जगह क्या हो जाएगा? मेट हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों, सिंस का प्रयोग अगर कंजक्शन ऑफ टाइम के रूप में किया जाता है तो इसके साथ हमेशा पास्ट टेंस ही आता है। और वैसे भी हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी पास्ट की आएगी, प्रेजेंट की नहीं आएगी। इसका मतलब होगा सिंस आई मेट, तो मीट की जगह क्या हो जाएगा? मेट। तो सिंस आई मेट दिनेश, जब से मैं दिनेश से मिला, लास्ट सैटरडे से, ही हैज़ बीन कॉन्टेक्टिंग मी एवरी डे ऑन फोन, वह मुझे लगातार फ़ोन पर बातें कर रहा है। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर का, नितिन स्नैप्यू, यानी नितिन का भतीजा, हु लिव्स, जो रहता है, कहाँ रहता है? इन बेंगलोर, बेंगलोर में, इज ईगर टू, वह उत्सुक है, किस चीज़ का? ट्रेवल टू दिल्ली, दिल्ली में यात्रा करने का, इन द विंटर, यानी सर्दियों में, टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल, राजधानी की एक झलक पाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि जो नितिन का भतीजा है, जो बेंगलोर में रहता है, वो दिल्ली में सर्दियों में घूमने का इच्छुक है, और वो चाहता है कि वो हमारी जो कैपिटल है दिल्ली है, उसकी एक झलक पाए, उसको देखे। तो इसमें कोई एरर नहीं है दोस्तों, ये सेंटेंस वो करेक्ट है, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्टेज वेरी फ्रॉम वन अनोदर। तो दोस्तों ऑल इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की बात की गई है, और ये कहा गया है कि वो सभी डिफरेंट है। देखो ये सब्जेक्ट है ऑल इंडिविजुअल्स, फिर यहाँ पे कहा गया है कि ये वर्ब हो गई आर, डिफरेंट डिफरेंट है, सो देयर इसलिए, सो यानी इसलिए, देयर टेस्टेज यानी उनके टेस्टेज वेरी फ्रॉम ईच अदर। तो दोस्तों एक तो जो मीनिंग होती है ना वो क्या होती है, वेरी होती है। एक मीनिंग तो क्या होती है, वेरी। वेरी इसका मतलब तो होता है बहुत, VERY वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत। लेकिन यहाँ पे आपको जो मीनिंग दिखाई दे रही है वो वेरी। तो वेरी का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों वेरी का मतलब होता है कि एक दूसरे से भिन्न होना। वेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे भिन्न होना। तो यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एरर ना इस पार्ट में है, वन अनोदर। तो इसकी जगह वन अनोदर्स आएगा, यानी अनोदर के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, क्योंकि दोस्तों एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है। क्योंकि देखो इसका मतलब ये है कि ऑल इंडिविजुअल्स, जो सभी इंडिविजुअल्स हैं, प्रत्येक व्यक्ति है, आर डिफरेंट सभी अलग अलग हैं, सभी भिन्न हैं। सो इसलिए देयर टेस्टेज यानी उनके टेस्टेज वेरी यानी भिन्न है फ्रॉम वन अनोदर्स। तो इसका मतलब दोस्तों वन अनोदर का यूज होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उनके जो टेस्ट है ना वो एक दूसरे से भिन्न है। जबकि इसमें ये बात कही गई है कि उनके जो टेस्ट लिए गए हैं वो एक दूसरे के टेस्ट से भिन्न है। तो यहाँ पे अनोदर के आगे ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा के और उसके आगे ऐस आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उनके टेस्ट, यानी अगर वो व्यक्ति अलग अलग हैं तो उनके जो लिए गए टेस्ट हैं वो भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे अनोदर की जगह अनोदर एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। नेक्स्ट है द ग्रेट एक्टर। तो दोस्तों आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, द ग्रेट एक्टर, ये तो क्या है, सब्जेक्ट है सेंटेंस का। वोज था, क्या था, एंग्री विद द ट्रीटमेंट यानी नाराज था। किससे नाराज था, द ट्रीटमेंट यानी व्यवहार से। ड्यूरिंग द पार्टी, किस दौरान, पार्टी के दौरान। पार्टी के दौरान जो व्यवहार किया गया उससे वो जो महान एक्टर था वो नाराज़ था। और ये पार्टी कहाँ पे की गई थी, इन अशोका हॉल में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये वोज, ये तो क्या है, वर्ब है। आपको यहाँ पे इसमें कोई एरर दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एरर कहाँ पे है। तो ये तो वर्ब हो गई। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एंग्री विथ, ये एरर है, ये गलती है। यहाँ पे क्यों गलती है दोस्तों, क्योंकि एंग्री विथ का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से नाराज़ होते हैं। तो यहाँ पे एंग्री विथ के आगे अगर कोई किसी व्यक्ति का नाम आता है, जैसे एंग्री विथ राधा, एंग्री विथ मोहन, एंग्री विथ रमेश, एंग्री विथ सुरेश, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे तो किसी एंग्री विथ प्लस समथिंग आ गया, नहीं कोई वस्तु का नाम आ गया, किसी अदर चीज़ का नाम आ गया, किसी पर्सन का नाम नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, एंग्री एट का यूज़ होता है। तो एंग्री एट प्लस समथिंग का यूज़ होता है, यानी अगर कोई पर्सन का नाम आता तो एंग्री विथ सही होता, लेकिन ये ट्रीटमेंट की बात आ गई ना, ये तो किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो यहाँ पे एंग्री एट हो जाएगा। तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा, द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री एट, जो महान एक्टर था वो नाराज़ था, किसके ऊपर, द ट्रीटमेंट यानी जो व्यवहार किया गया ना उसके ऊपर नाराज़ था। कहाँ पे किया गया था व्यवहार, ड्यूरिंग द पार्टी, पार्टी के दौरान, इन अशोका होटल, अशोका होटल में पार्टी के दौरान जो व्यवहार किया गया था उसके ऊपर ग्रेट एक्टर वो नाराज़ था, एंग्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, दिस बुक इज़ डिजाइंड टू इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ एरर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें है ना, पूरे के पूरे में कोई एरर नहीं है, इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दिस बुक इज़ डिजाइंड, इस बुक को डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों ये जो है ना पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, वो पैसिव वॉइस में ही आती है। और अगर ये टेंस की वर्ब होती तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती। तो दिस बुक इज़ डिजाइन, इस बुक को डिजाइन किया गया टू इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, स्पोकन और रिटन इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज बढ़ाने के लिए इस किताब को है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट गो बाई हिज अपीयरेंस, यानी उसको उसकी मतलब उसकी पहचान पे मत जाओ। डोंट गो बाई हिज अपीयरेंस, उसकी जो दिखावट, इसको उसकी जो दिखावट है उसके ऊपर मत जाओ। ही इज़ केपेबल एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी कि वह कोई भी कार्य बिना किसी हेजिटेशन के करने में समर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ एरर दिखाई दे रहा है, एरर दिखाई दे रहा है, तो इसको आप पहचानने की कोशिश करें। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ। डोंट गो, तो दोस्तों ये वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस और इसमें नोट भी लगा हुआ है। तो डोंट गो बाई हिज अपीयरेंस, यानी उसको उसके अपीयरेंस से जज मत करो, उसके अपीयरेंस पे मत जाओ, यानी वो जैसा दिखाई देता है ना, अपीयरेंस का मतलब वो जैसा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप मत जाओ। क्यों? फिर उसका रीज़न बता रहा है। ही इज़ केपेबल एट, यानी कि वह समर्थ है, केपेबल का तो दोस्तों यहाँ पे एरर दिखाई दिया आपको। यहाँ पे एरर कहाँ पे है तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पार्ट है ना केपेबल एट, यहाँ पे एरर है क्योंकि केपेबल ऑफ का यूज होता है, एट का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे केपेबल के बाद में क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो ही इज़ केपेबल ऑफ तब सही हो जाएगा। ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग, केपेबल ऑफ का मतलब होता है दोस्तों कोई भी कार्य करने में समर्थ होना, सक्षम होना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ही इज़ केपेबल ऑफ, वह है समर्थ है, डूइंग यानी करने में, एनी वर्क यानी कोई भी कार्य करने में, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट के। तो वह कोई भी काम बिना किसी हिचकिचाहट के करने में समर्थ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का है। जयंत टोल्ड मी, जयंत ने मुझे बताया दैट कि मिहिर एक्सपेक्ट एवरी फ्रेंड्स टू मीट हिम वंस ए वीक। मिहिर है वो ये एक्सपेक्ट करता है, ये उम्मीद करता है कि उसका हर एक दोस्त सप्ताह में उससे एक बार मिले। तो इसमें आपको एरर दिखाई दिया, देखने की कोशिश करो। दोस्तों जयंत है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो टोल्ड है वो वर्ब है और ये मी है ऑब्जेक्ट है। फिर ये दैट कंजक्शन का यूज हुआ है क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो देखो देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एरर कहाँ पे है, क्योंकि आपने इनडायरेक्ट स्पीच के रूल पढ़े होंगे कि अगर यहाँ पे पास्ट टेंस होता है ना तो यहाँ पे भी आगे भी हमें पास्ट टेंस ही करना पड़ता है। यानी इसको आगे का जो ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो ये आगे का दैट के बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको भी पास्ट टेंस में ही रखना होता है ना। तो दैट मिहिर एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्ट को ये तो प्रेजेंट सिंपल का ही, सॉरी प्रेजेंट का ही सेंटेंस हो गया ना, ये तो प्रेजेंट सिंपल का ही हो गया। जबकि मैंने बताया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि यहाँ वाली ये वाली अगर ये पास्ट टेंस में है तो ये जो आगे का है ना इसको भी हमें पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ता है। तो इसको भी चेंज करेंगे। तो ये जो एक्सपेक्ट है ना, एक्सपेक्ट, इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? इसमें ईडीओ लगा देंगे तो एक्सपेक्टेड हो जाएगा ना, EXPECTED, एक्सपेक्टेड, ऐसा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि जयंत टोल्ड मी, जयंत ने मुझे बताया दैट कि मिहिर एक्सपेक्ट, यानी मिहिर एक्सपेक्टेड आ जाएगा इसमें, मिहिर ने उम्मीद की थी एवरी फ्रेंड टू मीट हिम वंस ए वीक, यानी उसका प्रत्येक दोस्त उसे सप्ताह में एक बार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का जो आपके सामने है। आर यू अवेयर दैट बाई मेकिंग मी वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम माई शेड्यूल इज़ गेटिंग अपसेट। दोस्तों इसमें कहा गया कि आर यू अवेयर, कि आपको पता है, कि आप जागरूक हो। इसका मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। देखो सॉरी मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। आर यू अवेयर, क्या आप जागरूक हो। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना और लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि आप जागरूक हो या क्या आपको पता है। दैट की क्या पता है, तो ये दैट लगा के बता रहा है रीजन कि बाई बाई मेकिंग मी वेटिंग, यानी मुझसे इंतज़ार करवा के, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, यानी मुझसे एक लंबे समय तक इंतज़ार करवा के, माई शेड्यूल इज़ गेटिंग अपसेट, माई शेड्यूल है जो मेरा कार्यक्रम है वो अपसेट हो रहा है, यानी कि अस्त व्यस्त हो रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक तो ये ठीक लगा कि क्या आपको पता है कि आप मुझे वेटिंग करवा के, यानी बहुत लंबा इंतज़ार करवा के तो मेरा शेड्यूल अपसेट हो रहा है। तो यहाँ पे आते ही मुझे हमें लगा, ऑटोमेटिक लगेगा कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि इसका आंसर ये होगा कि आप मुझसे लंबा इंतज़ार करवा के मेरा जो शेड्यूल है वो आप अपसेट कर रहे हो। तो माई शेड्यूल इज़ गेटिंग अपसेट, इसकी जगह क्या आ जाएगा? देखो इस जगह क्या आ जाएगा? माई शेड्यूल इज़ गेटिंग अपसेट, इसकी जगह आ जाएगा यू आर गेटिंग माई शेड्यूल अपसेट। क्या आ जाएगा दोस्तों? यू आर गेटिंग माई शेड्यूल अपसेट। तो दोस्तों ये यहाँ से लेके ये पार्ट इसका रॉन्ग है, यहाँ से लेके सॉरी इसका ये वाला पार्ट फिर से मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। माई शेड्यूल इज़ गेटिंग अपसेट, मेरा जो शेड्यूल है ना वो अपसेट हो रहा है, इसकी जगह क्या आएगा? यू आर गेटिंग माई शेड्यूल अपसेट, आप मेरे शेड्यूल को अपसेट कर रहे हो। फिर से मैं एक बार आपका इसका इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग बता देता हूँ। आर यू अवेयर दैट बाई मेकिंग मी वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम यू आर गेटिंग माई शेड्यूल अपसेट, क्या आपको पता है कि आप मुझसे लंबा इंतज़ार करवा के मेरा शेड्यूल है वो
अपसेट कर रहे हो, ये इसका मीनिंग होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी और वीडियोज़ हम आप तक लाते रहें।